वेलकम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अडोलेसेंस, ये कंप्लीट टॉपिक आज कवर करेंगे। एनआईओएस की बुक से है ये, ठीक है। और इग्नू की जो पीडीएफ है उससे पहले जब हमने केवीएस की पेडागोजी करवाई थी तो वो इग्नू की पीडीएफ से करवाई थी। तो एडोलेसेंस को अगर आप इसके बाद और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो जब वीडियो एंड होगी तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक थंबनेल दिख जाएगा, ठीक है। उसमें इग्नू की जो पीडीएफ है वो बहुत अच्छे से कवर की हुई है एडोलेसेंस टॉपिक के लिए। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो वो भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको लास्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ऑल राइट, तो आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अडोलेसेंस। तो आज के सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंटल चेंजेस जो है कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, डेवलपमेंटल टास्क कौन कौन से होते हैं एडोलेसेंस के, फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो समसामयिक समस्याएं जो वो किशोर जो है फेस करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन ऑल द सब टॉपिक्स विल बी कवर्ड। ऑल राइट, हमारी पेडागोजी की जितनी भी पीडीएफ हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको नई वीडियोस के अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अडोलेसेंस, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 टू 19 ईयर्स की एज में होती है, सबको पता है। और अडोलेसेंस के बारे में एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि एक मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो लेटिन वर्ड है अडोलेसेयर, यहाँ से इसका ओरिजिन है, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो अप करना, बड़ा होना या मैच्योर होना, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। दूसरा जो अडोलेसेंस है ये ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बचपन से व्यसकता में, एक व्यसक में परिवर्तित होना, एक अडल्ट में परिवर्तित होने के बीच का जो काल है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, ये क्या होती है, अडोलेसेंस। ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, किशोर जो हैं इनको टीनेजर्स भी कहा जाता है। ए पीरियड ऑफ चेंज, ये एक बदलाव का दौर है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है होते हैं। कि ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा पीरियड है जिसे पीरियड ऑफ चेंजेस भी कहा जाता है, तो वो है अडोलेसेंस। इट इज़ बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल इन नेचर। यह मतलब इसका जो नेचर अगर पूछ लिया जाए कि अडोलेसेंस, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है अडोलेसेंस की नेचर कैसी है, बायोलॉजिकल है, सोशल है। तो ये है ना, दोनों ही होता है, बायोलॉजिकल नेचर भी होता है, इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और सोशल चेंजेस जो है वो भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अब जो अडोलेसेंस है, किशोर अवस्था है आपकी, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस यानी शरीर से रिलेटेड कौन से चेंजेस आते हैं। पुबर्टी एंड ट्रांजिशन, यहाँ पे आप युवा अवस्था में पहुँचते हो तो ट्रांजिशन होता है आप हाइट, वेट, शोल्डर विड्थ, कंधे की चौड़ाई, हिप विड्थ, मसल स्ट्रेंथ, इन सब में क्या है, चेंजेस आते हैं। जैसे हाइट जो है रैपिडली ग्रो होती है, वेट रैपिडली बढ़ता है गर्ल्स में। पहले गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से पहले मैच्योर होती हैं, उसके बाद बॉयज़ जो है उनमें चेंजेस आने शुरू होते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। इस तरीके के फिजिकल चेंजेस जो है वो आते हैं। द चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी आर ड्रामेटिक, जो पुबर्टी की यौवन के दौरान के जो परिवर्तन है ये एक तरीके के ड्रामेटिक चेंजेस जो हैं ये होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है इन चेंजेस में, हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोन से रिलेटेड परिवर्तन हैं वो होते हैं इसके अंदर। चेंजेस इन बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शन, जो शरीर का आकार और अनुपात है उसके अंदर परिवर्तन जो है आना शुरू हो जाता है। मसल फैट मेकअप एंड अदर इंटरनल चेंजेस, मांसपेशियों की चर्बी और अन्य आंतरिक परिवर्तन इसके अंदर आते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी, यौन परिपक्वता भी इसके अंदर होती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये सारे चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में अडोलेसेंस के दौरान आते हैं। नाउ डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अब कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि जो डेवलपमेंट टास्क हैं ये किसने दिए थे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। पिछले जो 2-3 लेक्चर्स हैं जब मैंने डेवलपमेंट ग्रोथ करवाया था तो वहाँ पे चाइल्डहुड और इन्फेंसी जो है उसके डेवलपमेंट टास्क आप लोगों को करवाए थे। तो अब बहुत डिटेल में वो जिसने पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है। और अब जो डेवलपमेंट टास्क हैं ड्यूरिंग अडोलेसेंस उनको हम देखते हैं। तो कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क हैं, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने डेवलपमेंटल टास्क हैं। एक क्वेश्चन सीधा डाल दिया जाएगा कि कोई भी एक डेवलपमेंटल टास्क डाल देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी स्टेज का है, अडोलेसेंस का है, चाइल्डहुड का है,
तो सबसे पहला जो डेवलपमेंटल टास्क होता है अडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में, वो है एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एज इट इज़, यूजिंग द बॉडी अफेक्टिवली। अपनी जो काया है, आपकी जो भी फिजिक है, उसको आप स्वीकार करेंगे और शरीर का प्रभावी ढंग से आप उपयोग करेंगे। दूसरा है अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशनशिप विद एज मेट्स ऑफ बोथ द सेक्सेस। दोनों ही तरीके के जो लैंगिक संबंध हैं या दोनों लिंगों के उम्र दराज जो लोग हैं, उनके साथ आप और अच्छे परिपक्व संबंध जो है स्थापित करेंगे। अचीविंग ए मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, एक फेमिनिन या मस्कुलिन, एक मेल या फीमेल का जो भूमिका है समाज में, वो आप हासिल करते हैं इस एज में। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स, आपका जो भावनात्मक स्वतंत्रता है वो आप प्राप्त करते हो अपने माता पिता से या अन्य वयस्कों से, मतलब इमोशनली आप इंडिपेंडेंट जो है वो हो जाने चाहिए। ये अडोलेसेंस का एक टास्क होता है। नेक्स्ट टास्क इज प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि अपने आप को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आप तैयार करते हो थ्रू एन एन्जॉयबल एंड प्रोडक्टिव करियर, और एक बहुत ही अच्छा सुखद और उत्पादक करियर जो है उसके लिए आप तैयार करते हो अपने आप को। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, अब देखो इसका मतलब प्रिपेयरिंग पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। आपको प्रिपेयर होना है एक अच्छे करियर के लिए, अपनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, शादी और फैमिली लाइफ के लिए। करनी नहीं है, ठीक है, करनी नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होना है, आपको प्रिपेयर होना है। अब जैसे आप शादी करोगे, ठीक है, शादी मेनली किस लिए होती है, ताकि आगे जो है अपनी फैमिली की जो लाइन है उसको बढ़ाया जाए, राइट। तो उसके लिए क्या हो रहे होते हैं हम अडोलेसेंस में, परिपक्व हो रहे होते हैं, हमारे अंदर वो चेंजेस हो रहे होते हैं। तो यही है कि प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी के लिए आप तैयार हो रहे होते हो, परिपक्व हो रहे होते हो। तो यहाँ से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी जो है निकल के आता है, अगर प्रिपेयरिंग पूछ ले तो वो अडोलेसेंस की स्टेज में होगा, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट टास्क है कि आपने शादी कर लिया, आपको बच्चों को ये करना है वो करना है, तो वो किसका होगा, अडल्टहुड का होगा, ठीक है। डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की इच्छा करना और उसे प्राप्त करना। Acquiring a set of values and ethical system and developing an ideology as a guide to behavior, आपको मूल्य और नैतिक प्रणाली का एक सेट प्राप्त करना है, जिससे जो आपका व्यवहार है एक मार्गदर्शक के रूप में एक विचारधारा को विकसित कर सके। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर सिविक कॉम्पिटेंस, कि भाई नागरिक क्षमता के लिए, मतलब आपके अंदर इतनी बुद्धि, इतनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स और कॉन्सेप्ट तो होने ही चाहिए कि आप एक सभ्य नागरिक बन सको, ठीक है। नाउ एक एमसीक्यू देख लेते हैं जो पेपर में भी आया हुआ था केवीएस में। जो डेवलपमेंटल टास्क है एडोलेसेंस का, उसमें क्या इंक्लूड होता है इनमें से। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, शादी और परिवार की तैयारी, बिल्कुल सही है, यही होगा। क्रॉलिंग एंड क्रिपिंग नहीं, ये तो इन्फेंसी का होता है ना। रिफ्लेक्टिंग चाइल्डिश बिहेवियर, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो देख लेते हैं हम। देखो जो फिजिकल ग्रोथ है, जो शारीरिक विकास है, इट डज नॉट अकर एट रेगुलर रेट। ये जो होता है किस तरीके से होता है, रेगुलर नहीं होता, ये इरेगुलर होता है। कभी रैपिड होगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रैपिड होगा, इस तरीके से ये ग्राफ जो है वेरी करता है। तो यहाँ पे समटाइम्स रैपिडली समटाइम्स स्लो, कभी रैपिड होगा कभी स्लो होगा। फिजिकल चेंजेस जो होंगे, साइज, स्ट्रक्चर एंड प्रोपोर्शन, मतलब जो फिजिकल चेंजेस हैं आपकी साइज में, बॉडी के स्ट्रक्चर में और उसके प्रोपोर्शन में, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट डिटरमाइंस व्हाट चिल्ड्रन कैन डू एट ए पर्टिकुलर एज, जो आपका शारीरिक विकास है ये निर्धारित करेगा कि एक विशेष उम्र में बच्चा कौन से टास्क कर सकता है, कौन से काम वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपका शारीरिक विकास डिसाइड करता है। अभी एक बार देख लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के जो ईयर्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है किस तरीके की होती है, ताकि हम आगे वाली चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। हाइट एंड वेट इंक्रीजेज एट लोअर रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो हमने पढ़ा था कि इन्फेंसी में बहुत रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो जाती है, वो स्लो पड़ जाती है ना। तो यहाँ पे लोअर रेट में होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ चाइल्ड्स बॉडी ग्रो बट एट डिफरेंट रेट, बच्चे के सभी शरीर के सभी अंग बढ़ते हैं लेकिन उनकी रेट जो है वो अलग अलग होती है। कैसे अलग होती है, द फोरहेड एरिया डेवलप्स फास्टर देन द लोअर पार्ट ऑफ फेस। जो फोरहेड एरिया होता है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप करता है
किसके कंपैरिजन में? जो लोअर पार्ट है फेस का, यानी माथा जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और जो नीचे वाला फेस है वो धीरे ग्रो करेगा। दिस इज़ ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मस्तिष्क जो है उसका तेज़ी से विकास हो रहा होता है। इस पे चलते हैं। आर्म्स ग्रो मच लॉन्गर बिटवीन बेबीहुड एंड एज 6। आर्म्स यानी हमारी जो बाजुएं हैं ये बेबीहुड और एज 6 के बीच में मच लॉन्गर ग्रो कर जाती हैं। आर्म्स आर थिन, पतली होती हैं और सीधी होती हैं बिकॉज मसल्स ग्रो एट ए वेरी स्लो रेट। क्यों? क्योंकि जो मांसपेशियां हैं बहुत धीमी गति से बढ़ रही होती हैं। लेंथ तो हाथों की बढ़ रही होती है लेकिन उनकी मोटाई उतनी नहीं आ पाती क्योंकि मसल्स उतनी ग्रो नहीं कर रही होती इस टाइम पे। लेग्स ग्रो एट ए स्लोअर रेट। जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो धीमी गति से बढ़ते हैं देन आर्म्स, भुजाओं से अगर तुलना की जाए तो। टीथ, मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ हैव कट थ्रू द जर्म्स शॉर्टली आफ्टर बेबीहुड एंड्स। जैसे ही बेबीहुड एंड जो है ख़त्म होता है तो वहाँ पे दांत जो है वो कीटाणुओं की वजह से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं उनके। द बेबी टीथ विल बी फॉल बिटवीन 5 एंड 7। तो 5 से 7 साल की उम्र के बीच में वो जो बेबी टीथ होते हैं वो गिरते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग बेबी टीथ और ये जो एंड रिप्लेसिंग दैम विद परमानेंट टीथ गोज ऑन अंटिल द चाइल्ड इज 12 और 13 ईयर्स। ठीक है, जब तक बच्चा 12 या 13 साल का नहीं हो जाता तब तक जो स्थायी दांत बदलने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, नाउ सेक्स डिफरेंसेस। अडोलेसेंस का जो टाइम होता है, ठीक है, एट बर्थ गर्ल्स टेंड्स टू बी शॉर्टर देन बॉयज। स्टार्टिंग में क्या होता है? लड़कियां जो है जन्म के समय लड़कों की तुलना में वो छोटी होती हैं। ठीक है, बॉयज आर जनरली टालर देन गर्ल्स एट द एजेस एक्सेप्ट 10, 11 एंड 12 ईयर्स। लड़के जो है लड़कियों के कंपैरिजन में लंबे होते हैं। कौन सी एज को छोड़ के? 10, 11 और 12 को छोड़ के, क्योंकि इस टाइम पे गर्ल्स जो है वो पुबर्टी पे जल्दी पहुंच जाती हैं, वो यौवन जल्दी अटेन कर लेती हैं। ठीक है, और बॉयज़ जो है वो बाद में अटेन करते हैं यौवन, उनके बाद में शुरू होती हैं चीज़ें। बॉयज़ टेंड टू बी हैवियर देन गर्ल राइट थ्रू द फर्स्ट 9 ईयर्स। बॉयज़ जो हैं पहले 9 साल वो लड़कियों से ज़्यादा हैवी होते हैं। बिटवीन 10 टू 14 ईयर्स द गर्ल्स हैव ए टेंडिंग शूट अहेड। और 10 से 14 साल के बीच की लड़कियों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पुबर्टी इन जनरल। नाउ पुबर्टी इन जनरल यानी यौवन जो है वो कैसा होता है? पुबर्टी इज़ ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। पुबर्टी को अच्छे से समझते हैं कि कुछ सालों का पीरियड होता है इन विच रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर, जिसके अंदर बहुत तेज़ी से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, कल्मिनेटिंग इन सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिससे आप यौन परिपक्व होते हो। ठीक है, द एवरेज ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इज एट 10 और 11 फॉर गर्ल्स। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ऑनसेट ऑफ पुबर्टी गर्ल्स के लिए कब होती है? तो क्या होती है? ये 10 से 11 साल होती है लड़कियों के लिए, एंड एज 11 और 12 फॉर बॉयज़। और बॉयज़ के लिए क्या होती है? 11 से 12 साल। ठीक है, पुबर्टल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन इंडिविजुअल्स हाइट, वेट, बॉडी कंपोजिशन एंड सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुबर्टल डेवलपमेंट यानी युवावस्था के दौरान जो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आते हैं, फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल, आपकी ऊंचाई को लेकर, आपके वजन में आएगा, शरीर की संरचना में आएगा। ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स में जो है वो चेंजेस पुबर्टी के टाइम पे आते हैं। और पुबर्टी का टाइम क्या है? देखो, एडोलेसेंस की एज नहीं पूछी है, पुबर्टी की पूछी है, तो गर्ल्स के लिए हो गई 10 टू 11 और बॉयज़ के लिए 11 और 12। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है अच्छे से आपने। नाउ ग्रोथ स्पर्ट, जो विकास में उछाल आता है वो क्या चीज़ होता है? ग्रोथ स्पर्ट इज़ ए रैपिड, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स हाइट एंड वेट। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की हाइट और उसके वेट में जो चेंज आता है ड्यूरिंग पुबर्टी, ठीक है, पुबर्टी के दौरान, रिजल्टिंग फ्रॉम द साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किस वजह से आता है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और एंड्रोजन्स जो है वो रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में। और ये हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है? आपकी हाइट और आपका वेट इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा उठ के आ सकता है कि जो ग्रोथ स्पर्ट होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है। मेल्स एक्सपीरियंस देयर ग्रोथ स्पर्ट अबाउट 2 years लेटर ऑन एवरेज दैन फीमेल। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रोथ स्पर्ट होता है यानी जो विकास में उछाल होता है मेल्स के अंदर, वो 2 साल, लगभग 2 साल के बाद वो फील करते हैं देन फीमेल्स। यानी जब लड़कियों में आएगा उसके 2 साल बाद क्या आएगा? लड़कों में आता है।
क्योंकि पुबर्टी में हमने देखा कि गर्ल्स की पुबर्टी की एज क्या होती है 10 और 11 और बॉयज़ की 11 और 12। तो 1 से 2 साल का डिफरेंस जो है इनकी ग्रोथ स्पर्ट के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि जब पुबर्टी होगी तब ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, और जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तभी तो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आएंगे आपकी हाइट और आपके वेट को लेके। नेक्स्ट, अब कुछ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एडोलेसेंस के अंदर वो क्या रहती हैं, तो ये 2 तरीके की होती हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी देख लेते हैं मेल्स के अंदर, ग्रोथ ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। अब ऑब्वियसली ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, पेनिस और जो भी मेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन होता है वो ग्रो होएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एडोलेसेंस में यही तो होता है कि आप एक अडल्ट बनने की तैयारी में हो रहे होते हो, उस टाइम पे अडल्ट बन रहे होते हो। और फीमेल्स में जो ग्रोथ ऑर्गन्स होंगे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ब्रेस्ट, ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म जो है आता है, ठीक है, ये इसको हटा देना यहाँ से, ठीक है। तो ये जो अंग हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं ये डेवलप हो रहे होते हैं, और ये किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ओव्यूलेशन जो है कौन से सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में आता है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। ना हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट अमंग द गर्ल्स, इसमें ब्रेस्ट डेवलप होती है। बियर्ड अमंग द बॉयज़, लड़कों में बियर्ड यानी दाढ़ी जो है वो डेवलप होती है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। और आवाज़ जो है उसमें चेंजेस आते हैं। दीज सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम, और ये जो यौन विशेषताएं हैं समय के साथ हासिल की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी 7-8 साल लग जाते हैं एक चाइल्ड को एक अडल्ट बनने में। ये जो पीरियड होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इस अडोलेसेंस, तो इसे ही क्या कहा जाता है, अडोलेसेंस कहा जाता है, जिसमें आप सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी यौन परिपक्वता और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी प्रजनन क्षमता के आप आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस कर पाओ, रिप्रोड्यूस कर पाओ, इसी को क्या कहते हैं, अडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उठा के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, जैसे हेयर चेंज इन वॉइस है वो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो एडोलेसेंस में सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं आते, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कौन कौन से आते हैं, किस किस एरिया में, इमोशनल, सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव और मोरल, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक एरियाज जो हैं इनमें आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है आते हैं। एक लुक लेते हैं इन सब की कि कौन कौन से चेंजेस जो है एडोलेसेंस में आते हैं, इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपका भावनात्मक विकास, ठीक है। अडोलेसेंस के दौरान जो आपका भावनात्मक विकास है वो कैसा होगा, तो ड्यूरिंग अडोलेसेंस द इंडिविजुअल फेसेस ए वाइड रेंज एंड वैरायटी ऑफ इमोशंस, बहुत तरीके के इमोशंस, बहुत तरीके के आपकी भावनाएं जो हैं इस टाइम पे आपको सामना करना पड़ता है, एक किशोर को सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स और अदर चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं, तो उसको भी नहीं समझ में आता। इसलिए ये जो एज है इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा जाता है। These include both positive happiness, joy as well as negative sad anxiety emotions। इसके अंदर दोनों ही तरीके के इमोशंस होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में, हैप्पीनेस वाला भी, जॉय वाला भी, और नेगेटिव सैड और एंजाइटी वाले इमोशंस भी आएंगे जब आप एक अडोलेसेंस में होते हो। ज़्यादा आएंगे, आते तो थ्रू आउट द लाइफ है लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। एक बच्चा कैसा होता है, बेफिक्रा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, उसे वरी होती है अपनी इमेज के बारे में, मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे आगे करियर भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके दिमाग में उस टाइम पे घूम रही होती हैं। ईच ऑफ द अबव इमोशन इज़ फेल्ट वेरी इंटेंसली, और हर इमोशन, प्रत्येक भावना बहुत तीव्रता से वो महसूस कर सकता है। मूड स्विंग्स ऑल्सो फ्रीक्वेंटली अक्कर, और जो मूड स्विंग होते हैं, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत हंसी आ रही है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये क्या होते हैं, मूड स्विंग, और ये भी फ्रीक्वेंटली यानी बार बार काफ़ी होते रहते हैं, ठीक है। सेक्स रिलेटेड इमोशनल एक्सपीरियंसेस लाइक क्रशेज, ठीक है,
इनफेटुएशन ऑल्सो बिगिंस टू सरफेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और सेक्स संबंधी भावनात्मक अनुभव जैसे क्रश और मोह भी सामने आने लगते हैं। ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उससे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है एक एडोलेसेंस का बढ़ता है, और वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता, इसलिए प्रॉपर सेक्स एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए, और केवीएस में तो दी भी जाती है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराने के लिए केवीएस में कंडक्ट कराई जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको समझ पाएँ और उनके साथ डील भी कर पाएँ। नेक्स्ट, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है हमारा, जो होता है एक एडोलेसेंस का, तो उसमें सामाजिक परिवर्तन जो है, सामाजिक जो विकास है वो किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस इस एरिया में भी आते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो पारस्परिक संबंध हैं आपके, आप दोस्त बनाते हो, गहरी दोस्ती बनाते हो किसी के साथ, दे ऑल्सो बिगिन टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स डायरेक्ट डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे हम समाज और उसके अलग अलग जो प्रभाव हैं उनको समझने लगते हैं कि सोसाइटी में लोगों का क्या रोल है, उनका कहते हैं ना कि फ़र्क पड़ता है कि भाई लोग क्या कहते हैं, तो वो उस चीज़ को उस टाइम पे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, द डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स नोटेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिपेंडेंस ऑन फ्रेंड्स एंड पीयर्स। तो बचपन में क्या होता है ना कि बच्चा ज़्यादा अपने माता पिता से और उन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एडोलेसेंस की एज होती है, यहाँ पे ये पेरेंट्स से शिफ्ट होके कहाँ पे चला जाता है, दोस्तों और पीयर्स के साथ। क्योंकि यहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, उनके साथ घूमना फिरना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड के पेरेंट्स के पास रहना, और ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चे जो हैं वो इग्नोर करने की ये नॉर्मल है, ये चीज़ें टाइम के साथ आती ही आती हैं। The adolescents often get into argument with their parents and elders since they want to break away from their control. जो किशोर होते हैं, ठीक है, वो अपने माता पिता और बड़ों के साथ बहस में पड़ जाते हैं, बिल्कुल पड़ जाते हैं एडोलेसेंस की एज में, क्योंकि माता पिता उसी जोन में रहते हैं कि हमें हमारे बच्चे को बड़ा करना है, हमें देखना है, हमें हम जैसे कहेंगे ये वैसे करेगा, वो उस जोन में होते हैं। और बच्चे जो होते हैं उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंस को गेन करना चाहते हैं कि हम खुद से सोचें, खुद से करके देखें, खुद से डिसीजन ले, खुद से हम ये करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज होता ही होता है, ताकि वे उनके नियंत्रण से बाहर निकल सकें कि हमें कंट्रोल करना बंद करो, हम अपना भी कुछ करना चाहते हैं। तो वहाँ पे एडोलेसेंट को समझना, उसे सपोर्ट करना और उसे एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क हो जाता है सोशल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर पेरेंटिंग जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव है कि भाई जो हम बोल रहे हैं तुम्हें वही करना है, तो क्या होता है कि बच्चा जो है, एक एडोलेसेंट जो है, वो चेंजेस से भी डील कर रहा होता है, वो उसको इंडिपेंडेंट भी होना है, उसको करियर भी बनाना है, उसको आगे की भी टेंशन है, उसको अपने अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे भी डील करना है, और फिर उसके बाद उसको उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में रहना है। तो अगर इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो यहाँ पे पेरेंटिंग अगर सपोर्टिव है और सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है उन बच्चों को। ठीक है, और अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है तो वहाँ पे जो पर्सनैलिटी होती है बच्चे की वो अफेक्ट हो सकती है, या क्या कहते हैं कि माल एडजस्टेड हो सकती है। Attraction towards member of opposite sex is another prominent characteristic of adolescence. किशोर अवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे हम जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं, यानी मेल है तो फीमेल की तरफ वो अट्रैक्ट होगा और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ये चेंजेस नेचर ने उन्हें बनाया ही ऐसा है और ये चेंजेस उस टाइम पे आ रहे होते हैं। द अडोलसेंस ऑल्सो बिगिन्स टू एक्वायर बिलीफ, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट सोसाइटी बेस्ड अपॉन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब किशोर जो है उनकी अपनी समझ के आधार पर वो समाज के बारे में अपना विश्वास, राय, दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता जो है उसको हासिल करना शुरू कर देते हैं। वो कि हमारा तो ये बिलीफ है, हमारा ये ओपिनियन है। बॉडी इमेज बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स किशोर जो होते हैं, इवन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे 9, 10, 11, 12 के बच्चे को, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस उस टाइम पे होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। गर्ल्स का होता है कि मुझे और पतला दिखना है, सुंदर दिखना है। बॉयज़ का होता है मैं ऐसा दिख रहा हूँ, वैसा। मतलब इमेज कॉन्शियसनेस उस टाइम पे इतनी आ जाती है ना कि मतलब मैं दिख कैसा रहा हूँ, और ये चीज़ बहुत
अफेक्ट करती है अडोलेसेंस को। तो यहाँ पे प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन दे के या नॉलेज प्रोवाइड करके कि उनकी बॉडी के अंदर ये सब चेंजेस क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, और उनको इतनी स्ट्रेस एंजाइटी क्यों होती है, एक प्रॉपर एजुकेशन दे के उनको इस एंजाइटी से बाहर लाया जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल चेंजेस में। जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं, यानी जो आपके कॉग्निशन में जो थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो होता है एक्सपेंड सब्सटेंशियली, कि मतलब बहुत विस्तार हो रहा होता है उसमें। आपने जीन पियाजे की स्टेजेस पढ़ी होंगी, ठीक है, तो 12 से 15 की एज में जो मोस्ट ऑफ द एक अडल्ट के जितना वो सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर हाइपोथेटिकल रीजनिंग और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जो अडोलेसेंस हैं एंटर द स्टेज ऑफ पियाजे फॉर्मल ऑपरेशन, वो पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में एंटर कर जाते हैं एडोलेसेंस में, बिकॉज 12 to 15 ईयर्स एज की में होता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। दे डेवलप कैपेसिटी टू थिंक बोथ इंडक्टिवली एंड डिडक्टिवली, आगमनात्मक तरीके से और निगमनात्मक तरीके से, दोनों तरीके से सोचने की क्षमता जो है एक किशोर के अंदर यहाँ पे डेवलप होती है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट, कि आपका जो नैतिक विकास है अब वो कैसे होता है ना। तो बाकी तीन तो डेवलपमेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अभी मोरल डेवलपमेंट को और हम डिस्कस कर लेते हैं। They now develop a firm ethical sense or an understanding of what is right and wrong. Morality का मतलब ही सही और गलत से है, तो यहाँ पे एक थिंकिंग जो है वो अपनी एथिकल सेंस जो है वो डेवलप करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। द आइडियाज आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन व्हाट द पेरेंट्स एंड एल्डर्स हैव टॉट बट ऑन अडोलसेंस ओन एक्सपीरियंस। यहाँ पे विचार न केवल माता पिता और बड़ों ने जो सिखाया है वो, लेकिन उनके जो किशोरों के अपने अनुभव हैं उन पे भी आधारित होते हैं। अगर आपने कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पढ़ी होगी, तो पहले जो बच्चा है वो मोरल बिहेवियर शो करता है पनिशमेंट के डर से, स्टार्टिंग में इन्फेंसी और चाइल्डहुड की स्टेज में, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि जो रूल्स हैं ये सारी चीज़ें सोसाइटी के लोगों ने ही बनाई हैं और उसके अपने खुद के भी मॉरल प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो अडोलेसेंस में सिर्फ वो नहीं जो दूसरों से उसने सीखा है या देखा है, वो उसके जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी वो मॉरल डेवलपमेंट या अपने नैतिक विकास जो है उसको संदर्भित या संचालित वो करता है। नेक्स्ट, दे बिगिन टू क्वेश्चन द सोशल एंड मोरल कोड्स, है ना। यहाँ पे वो नैतिक संहिताओं पर सवाल उठाने लगते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन है। कई बार ऐसे कहते हैं कि ये ट्यूसडे को नेल बाइटिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, नेल कटिंग नहीं करनी, हेयर कटिंग नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना फालतू की चीज़ें, यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन करने लग जाता है कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें इस तरीके की एक्सेप्टेबल है क्यों, कोई ऐसी ट्रेडिशन है जो सही नहीं है, तो उसको वो क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट, है ना। प्रिविलेंट इन सोसाइटी एंड एक्सेप्ट ओनली दोज विच दे आर, ये कट गया थोड़ा सा यहाँ पे, विच दे आर, जिसके प्रति वो आश्वस्त होते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं रूल्स को एक्सेप्ट करेंगे एडोलेसेंस जिन्हें वो उनको लगेगा कि हाँ ये मुझे सही लग रहा है, हाँ ये ठीक है, आपने इसके लिए सही रीजनिंग दी है, ठीक है, इस रूल को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो उन्हें सही नहीं लगता वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे सोसाइटी हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका अपना ओपिनियन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और ये सारी चीज़ें, ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ जो है उनकी डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट एंड कोपिंग विद अडोलेसेंट्स प्रॉब्लम्स। अडोलेसेंट्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो देख लेते हैं। कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, पहले हम सामान्य समस्याओं की बात कर लेते हैं। एक तो होती है बॉडी और सेल्फ रिलेटेड, कि हमारा शरीर और खुद से संबंधित बॉडी की इमेज कैसी दिख रही है, ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन विकार, एंगर, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हार्मोन से रिलेटेड जो चेंजेस हमारे अंदर हो रहे होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन इस तरीके से होता है कि भाई उनको तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत लो फील करती हैं, रोती हैं, ऊपर से उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि हाउ टू डील विद इट, राइट। तो वहाँ पे एंगर और एंजाइटी होना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। सेकंड है फैमिली रिलेटेड, भाई परिवार से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं, बस एक बात बोल दी, थोप दिया तो थोप दिया, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, वो अगर नहीं सुन रहे हैं, फिर तो जो पर्सनैलिटी है
क्योंकि एडोलेसेंस जो है एक बहुत ही नाजुक पीरियड होता है हैंडल करने के लिए। वहाँ पे बच्चे को बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी उसकी, माल एडजस्टेड। वो बच्चा आगे फिर सोसाइटी में सही से एडजस्ट नहीं कर पाएगा अगर उसे सही से कोप अप करना नहीं आया सिचुएशंस के साथ। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ जो संबंध है वो बहुत मैटर करता है। अगर पेरेंट्स ओपन हैं, सही तरीके से बात करते हैं, इश्यूज़ के बारे में उन्हें बताते हैं, गाइड करते हैं, तो पर्सनैलिटी बच्चे की अच्छी होती चली जाएगी, उसको नॉलेज होती चली जाएगी। लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे कोई कुछ बता भी नहीं रहा है, बस डांटे जा रहे हैं, या उस तरीके का माहौल है जो एक तो वो पहले ही परेशान है, ऊपर से आप और उस पर प्रेशराइज कर रहे हो, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता, उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता। तो ये सारी दिक्कत जो है वो आती है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे की नीड्स होती हैं वहाँ पे, इमेज के बारे में वो अच्छा दिखना चाहता है, उसको अपने अपने लिए चीज़ें खरीदनी होती हैं, या फिर वो खुद भी अपने आप को स्ट्रगल कर रहा होता है कि मैं इकोनॉमिकली कैसे स्टेबल हो पाऊँ, उसको गाइडेंस चाहिए उस टाइम पे। तो यहाँ पे उस टाइम पे आपके परिवार का, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर उसकी नीड्स वहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी सी उसके पास आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्टेबिलिटी या किस तरीके की सुविधाएँ उसको मिल रही हैं। नेक्स्ट, स्कूल रिलेटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बच्चा बहुत टाइम जो है स्कूल में स्पेंड करता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट टीचर्स जो हैं, अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो ये प्रॉब्लम होती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी अगर लो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। रिलेशन विद क्लासमेट्स, क्योंकि इस एज में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ या कुछ और, या वैसे किसी के साथ नहीं बन रही है, या क्लास में अगर अच्छा माहौल नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी एडोलसेंस जो है फेस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है, फोर्थ इशू इज सोसाइटी रिलेटेड, समाज से संबंधित है। समाज से कैसे संबंधित है, जेंडर बायसनेस कितना होता है लड़कियों और लड़कों के साथ, जो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहने की बात है कि नहीं होता है लेकिन अभी भी होता है। काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता कि तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते, विच इज़ वेरी वेरी बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि अभी भी ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, रूढ़िवादी प्रथाएं कि लड़का है उसको इस तरीके से ये करना है, लड़की है तो वो यही करेगी, ठीक है ना। तो बहुत दिक्कतें जो हैं वो इस टाइम पे फेस करनी पड़ती है क्योंकि जब एक लड़की होती है, छोटी होती है, चाइल्डहुड में होती है, तब तो वो खेलती भी है लड़कों के साथ, बातें भी करती है इधर उधर। लेकिन जैसे ही वो अडोलेसेंस एज में आती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, द मोर सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम्स है जो अडोलेसेंस में बढ़ सकती हैं, वो क्या है कि अगर आपकी जो कंपनी है जिसमें आप रहते हो, या लोग जो हैं जहाँ मतलब जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हो, वो माहौल अगर सही नहीं है, तो ड्रग एडिक्शन जैसी खतरनाक, एल्कोहलिज्म कि भाई स्मोकिंग, ट्रुएंसी, सेक्सुअल ऑब्सेशन, ये बहुत ही डिस्ट्रॉइंग आदत हैं जो हमारे अडोलेसेंस को तो छोड़ो, हमारी लाइफ टाइम के लिए हमारी पर्सनैलिटी को जो है बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अडोलेसेंस बहुत एक, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है बहुत सेंसिटिव होता है हैंडल करने के लिए, क्योंकि बच्चे पहले ही उनकी अलग ही धुन होती है उस टाइम पे, और आप उनको अथॉरिटेटिव रह के अगर आप उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, उनको समझ नहीं रहे हो, तो वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिस्ट्रक्टिव मोड में जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकली या केयरफुली जो है बच्चों को हैंडल करके रखना पड़ता है, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है कि कहीं वो किसी गलत आदत में ना पड़ जाएं। नेक्स्ट, कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अडोलेसेंस। अब कौन कौन सी ऐसी कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं जो अडोलेसेंस फेस करते हैं, यानी इंडिया के बच्चे जो प्रॉब्लम्स या अडोलेसेंस जो फेस करते हैं वो देखते हैं हम, क्योंकि हर कंट्री का माहौल अलग है। किसी कंट्री में तो अडोलेसेंट में बच्चे चले जाते हैं बाहर काम करने, उनके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, अलग रहते हैं, कोई इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे माहौल बहुत अलग है, जहाँ पे बच्चों को अभी भी एक इस तरीके से देखा जाता है कि वो बच्चे ही हैं, उन्हें उतनी फ्रीडम या वो सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी इंडिया के अंदर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल माहौल अलग है इंडिया के अंदर। पेरेंट्स का जो है पितृसत्तात्मक समाज है, पेरेंट्स की घर में चलती है, और ऑब्वियसली
विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। एंड देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से उनको फेस करनी पड़ती हैं। द सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन अबाउट द वे ऑफ बिहेविंग, कि वो किस तरीके से तो बिहेव कर रहे हैं। सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी का तो बहुत बड़ा रोल है भाई, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, चार लोग। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फेस सफ़र करती है इंडियन लाइफ इन चीज़ों की वजह से। सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफन गिव राइज टू मोमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सेल्फ डाउट। क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि कई बार क्या होता है, अगर हमें अप्रिशिएशन मिल रहा है किसी काम के लिए, अडोलेसेंस को अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन अगर उसका उल्टा हो रहा है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ऐसे हो वैसे हो, फलाना का लड़का या फलाना की लड़की इतनी मतलब एकेडमिक्स में अच्छी है, आईआईटी में है, टॉप किया है, ये वो, वहाँ पे क्या होता है ना, हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं हो सकता। तो किसी दूसरे के अचीवमेंट्स के लिए आप किसी एक बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप आइंस्टाइन नहीं हो, ठीक है। तो ये कंटेम्पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, क्योंकि हर कोई आके एडवाइस देता है एडोलेसेंट्स को कि ऐसे करो वैसे करो, उनसे कोई कभी नहीं पूछा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, है ना। और अभी भी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेंटर में रख के सोसाइटी देखती है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर अनसर्टेनिटी और सेल्फ डाउट आ जाता है जब उसे ये बताया जाता है कि समवन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर नॉट इंटेलिजेंट, है ना। हर किसी की अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल इश्यूज जो है इसके अंदर क्या होते हैं। देखो क्रिटिकल इश्यूज यानी जो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं आज के टाइम पे, वो है सब्सटेंस एब्यूज़, मादक द्रव्यों का सेवन। मतलब बच्चों का अल्कोहल पीना, ड्रग्स लेना, टू डील विद डेली स्ट्रेस, रिड्यूस देयर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। और यहाँ पे क्या होता है ना, तनाव जो है उससे निपटने के लिए वो कई बार शराब पी लेते हैं, कठोर दवाई जो है उन पर निर्भर करने लग जाते हैं। इस तरीके से तो वो जो है अपने आप को किल कर रहे हैं एक तरीके से, अपनी पर्सनैलिटी को। तो यहाँ पे ये जो कौशल है उनका, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल बनने की जो स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, उसको ख़त्म कर देती है अगर इस तरीके से सब्सटेंस अब्यूज़ उनके साथ होता है। वो इंडिपेंडेंसी में चले जाते हैं क्योंकि कोई दूसरा उनकी बात नहीं सुनता, उनके फ्रेंड्स नहीं सुन रहे, पेरेंट्स नहीं सुन रहे, हर जगह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, देन वो नशे की तरफ जाते हैं। सेकेंड इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो यौन संचारित रोग होते हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल इश्यूज़ है जो टीनेजर्स के अंदर हो सकता है, जिससे उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है कि भाई उनका, अगर उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई जैसे एड्स वगैरह है, देन इट इज़ अ बिग इशू, क्योंकि फिर उसका इलाज भी ईजिली नहीं होता है। दे आर द वंस हु एंगेज इन इरिस्पॉन्सिबल सेक्शुअल बिहेवियर, वो गैर जिम्मेदार जो सेक्शुअल संबंध है या वो यौन व्यवहार है उसमें वो संलग्न हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि उनकी सारी एनर्जी, वो सारी चीज़ जो जो टाइम उन्हें अपने करियर में फोकस करना चाहिए या एक सही जगह पर एनर्जी लगानी चाहिए, वो उसमें बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि फॉर सम टाइम इस चीज़ की लत लग जाती है बहुत ज़्यादा, और तभी ये क्रिटिकल इशू जो है कंसिडर किया गया है। क्योंकि ड्रग्स हो चाहे सेक्सुअल बिहेवियर हो, अगर इसके अंदर लत लग जाती है तो फिर उसके बाद जो यूथ है, यानी जो हमारा यूथ है, वो मतलब उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वे में ना जाके डिस्ट्रक्टिव वे में जाएगी। दे आर जस्ट रूनिंग देयर लाइफ, वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं वहाँ पे सही से, ठीक है। नेक्स्ट इज टीन एज प्रेगनेंसी, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है कि टीन एज में अगर कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनना बहुत ही चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है। ऐसे नहीं कि प्रेग्नेंट हो गए, बच्चे हो गए, उन बच्चों को संभालना, उनको सही तरीके से शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा देना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो टीन एज में कोई हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे खुद ही वो डील कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों से। इट इज़ स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर एडोलेसेंट्स, तो किशोरों के लिए तो ये बहुत कठिन होता है। चाइल्ड रेयरिंग इम्पोज लास्टिंग हार्डशिप ऑन बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, इट ऑल्सो बिल्ड स्ट्रेस, और बच्चे का पालन पोषण और माँ दोनों पर स्थायी कष्ट ये डालता है और तनाव की जो स्थिति है वो भी बनी रहती है। तो ये कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलेसेंस के साथ एफिलिएटेड।
या एसोसिएटेड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, और ये एनआईओएस की बुक से 3 पीडीएफ है, उन सभी से कवर किया गया है ये सारा। और जो इग्नू की पीडीएफ है उससे पढ़ना है तो आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा। ठीक है, वो केवीएस के टाइम पे करवाया था, उसमें इग्नू की पीडीएफ सारी कवर की हुई है। ठीक है, उस हिसाब से तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। और नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा थॉर्टिकल परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग बिहेवियरिज्म पे रहने वाला है। ठीक है, हमारी वीडियोस की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नई वीडियोस की अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।